हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लोक प्रशासन का एक नया टॉपिक का नाम हमारे है प्रत्यायोजन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डेलीगेशन। तो इसके बारे में आज ठीक से जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन क्या होता है? संगठन में कार्यकुशलता बढ़ाने और नेतृत्व क्षमता विकसित करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। प्रत्यायोजन क्या होता है? संगठन में कार्यकुशलता बढ़ाने और नेतृत्व क्षमता विकसित करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। यदि परीक्षा में आपसे प्रॉपर परिभाषा पूछी जाए तो आप क्या बताना है? प्रत्यायोजन वह प्रक्रिया है जिसमें उच्च अधिकारी के द्वारा अधीनस्थ जिसमें क्या होता है उच्च अधिकारी के द्वारा अधीनस्थ को एक निश्चित सीमा में कार्य करने के लिए अधिकारों का हस्तांतरण किया जाता है। जिसमें क्या किया जाता है? उच्च अधिकारी के द्वारा अधीनस्थ को एक निश्चित सीमा में कार्य करने के लिए अधिकारों का हस्तांतरण किया जाता है। साथ ही उच्च अधिकारी के द्वारा निरीक्षण और नियंत्रण का अधिकार अपने पास ही रखा जाता है। साथ ही क्या किया जाता है? उच्च अधिकारी के द्वारा निरीक्षण और नियंत्रण का अधिकार अपने पास ही रखा जाता है। इसका अर्थ है कि उच्च अधिकारी अपना कुछ कार्यभार और संबंधित निर्णय लेने की जो शक्ति है अपने अधीनस्थों को सौंपता है। इसका क्या अर्थ है कि जो उच्च अधिकारी है अपना कुछ कार्यभार और संबंधित निर्णय लेने की शक्ति क्या करता है? अपने अधीनस्थों को सौंपता है, लेकिन अंतिम जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी अपने पास ही रखता है। अंतिम जवाबदेही किसके पास रखता है? खुद के पास ही रखता है। उच्च अधिकारी प्रत्यायोजन अधीनस्थों से प्रबंधकीय और क्रियात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए करता है। भाई उच्च अधिकारी अधीनस्थों को क्यों देता है? क्यों? क्योंकि वह क्या है कि अधीनस्थों से प्रबंधकीय और क्रियात्मक कौशल प्राप्त करना चाहता है। अब हम बात करें प्रत्यायोजन के तत्व। क्या प्रत्यायोजन के तत्वों की बात करें तो प्रत्यायोजन के कौन कौन से तत्व होते हैं? प्रत्यायोजन के मुख्य रूप से तीन प्रमुख तत्व होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक तो हमारा टास्क होता है, मतलब कार्य, जिसे हम ड्यूटी या टास्क कह सकते हैं। दूसरा अधिकार मतलब अथॉरिटी। तीसरा उत्तरदायित्व मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रत्यायोजन के तीन मुख्य तत्व होते हैं: कार्य, अधिकार, उत्तरदायित्व। कार्य की बात करें तो प्रत्यायोजन में अधिकारी अधीनस्थों को कुछ कार्य सौंपता है जिससे उसका अपना कार्यभार हल्का होता है। प्रत्यायोजन में क्या होता है? अधिकारी अधीनस्थों को कुछ कार्य सौंपता है जिससे क्या होता है? उसका अपना कार्यभार हल्का होता है। यह कार्य संगठन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक होता है। यह कार्य होता है क्या? संगठन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। दूसरा अधिकार मतलब अथॉरिटी। उच्च अधिकारी के द्वारा कार्य करवाने हेतु कुछ अधिकार अधीनस्थों को प्रदान किए जाते हैं। इसमें क्या होता है? उच्च अधिकारी के द्वारा कार्य करवाने हेतु कुछ अधिकार क्या अधीनस्थों को प्रदान किए जाते हैं। ये अधिकार कार्य को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने के लिए आवश्यक निर्णय लेने की एक शक्ति होती है। ये अधिकार क्या होता है? कार्य को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने के लिए आवश्यक निर्णय लेने की एक शक्ति देते हैं उनको, ताकि अधीनस्थ कार्य कर सके। तीसरा होता है उत्तरदायित्व। जिस व्यक्ति को कार्य सौंपे जाते हैं जिस व्यक्ति को कार्य सौंपे जाते हैं उसका उस कार्य को पूरा करने का उत्तरदायित्व निश्चित किया जाता है कि भाई तुम्हें ये कार्य दिया जा रहा है तो तुम्हारी जिम्मेदारी, ये तुम्हारा उत्तरदायित्व बनता है, इस कार्य को पूरा करो। हालांकि जैसा कि पहले ही चर्चा की गई थी, अंतिम उत्तरदायित्व किसका होता है? उच्च अधिकारी के पास ही होता है। तो इसमें तीन तत्व शामिल होते हैं: एक तो कार्य, अधिकार और तीसरा उत्तरदायित्व। अंतिम उत्तरदायित्व किसका होता है? अधिकारी अपने पास ही रखता है। अब हम देखेंगे प्रत्यायोजन की विशेषताएं। प्रत्यायोजन की विशेषताएं, चार विशेषताएं हैं। पहली विशेषता आती है अधिकारों की सीमितता। तो प्रत्यायोजन में अधीनस्थ को एक सीमा तक ही अधिकार प्रदान किए जाते हैं, न कि पूर्ण अधिकार। प्रत्यायोजन में क्या होता है? अधीनस्थ को एक सीमा तक के अधिकार प्रदान किए जाते हैं, न कि पूरे को पूरे अधिकार दिए जाते हैं। दूसरा दोहरा स्वरूप। प्रत्यायोजन का दोहरा स्वरूप होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ अधिकार प्रत्यायोजक मतलब उच्च अधिकारी अपने पास रखते हैं और कुछ अधीनस्थ को देते हैं। इसमें क्या होता है? कुछ अधिकार प्रत्यायोजक अपने पास रखते हैं, मतलब उच्च अधिकारी अपने पास रखता है, और कुछ क्या है? अधीनस्थों को दे देते हैं। तीसरा होता है संशोधनीयता, मतलब प्रत्यायोजन में समय समय पर संशोधन किया जा सकता है। क्या होता है? प्रत्यायोजन में समय समय पर संशोधन किया जा सकता है, अर्थात सौंपे गए कार्य और अधिकार वापस लिए या फिर बदले जा सकते हैं। जो अधिकार और कार्य सौंपे गए हैं उनको वापस भी लिया जा सकता है या उनको बदला भी जा सकता है। फिर आता है चौथा, सत्ता का अपूर्ण हस्तांतरण, मतलब प्रत्यायोजन में सत्ता का पूर्ण हस्तांतरण कभी नहीं होता। सत्ता में क्या होता है? प्रत्यायोजन में क्या है? सत्ता का पूर्ण हस्तांतरण कभी नहीं होता। उच्च अधिकारी अंतिम नियंत्रण और जवाबदेही किसके पास रखता है? अपने पास ही रखता है। तो इस तरह हमने देखा जो सत्ता है प्रत्यायोजन है। प्रत्यायोजन की चार विशेषताएं: अधिकारों की सीमितता, दूसरा दोहरा स्वरूप, तीसरा संशोधनीयता और चौथा सत्ता का अपूर्ण हस्तांतरण। अब हम देखेंगे प्रत्यायोजन का महत्व। क्या प्रत्यायोजन के महत्व की बात करें तो प्रत्यायोजन के संगठन और उसके कर्मचारी दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। प्रत्यायोजन क्या होता है? संगठन और उसके कर्मचारियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है।
पहले बात करें महत्व की, तो इससे कार्यभार में कमी आती है। मतलब प्रत्यायोजन के द्वारा उच्च अधिकारी का कार्यभार कम होता है, जिससे वे संगठन के अन्य महत्वपूर्ण और रणनीतिक कार्यों में अपना ध्यान लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, कार्यभार में कमी आती है, और इससे क्या होगा, उच्च अधिकारी का कार्यभार कम होगा, और जो समय बचेगा उस समय को वो क्या अन्य महत्वपूर्ण और रणनीतिक कार्यों में अपना ध्यान लगा पाएंगे। दूसरा, नेतृत्व क्षमता का विकास। प्रत्यायोजन से क्या होता है, अधीनस्थों को निर्णय लेने और कार्यों को प्रबंधित करने का अवसर मिलता है। प्रत्यायोजन से क्या होता है, अधीनस्थों को निर्णय लेने और कार्यों को प्रबंधित करने का अवसर मिलता है, जिससे उनमें नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और कौशल का विकास होता है। जिससे क्या होता है, उनमें नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और कौशल का विकास होगा। तीसरा बात करें तो लचीलेपन में वृद्धि। तो यह संगठन में लचीलेपन में मतलब फ्लेक्सिबिलिटी में वृद्धि करता है। क्यों? क्योंकि निचले स्तर पर तेजी से निर्णय लिए जा सकेंगे। इसकी वजह से क्या होता है, निचले स्तर पर तेजी से निर्णय लिया जा सकेगा। फिर आता समय और धन की बचत। निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होने से कार्य को अधिक कुशलता से वितरित करने में समय और धन की बचत होती है। मतलब निर्णय लेने की जो प्रक्रिया तेज होगी और कार्य को अधिक कुशलता से किया जाएगा, तो इससे क्या होगा, जो वितरित किए जाने वाले समय और धन की बचत होगी। फिर विशेषज्ञ आवश्यकताओं की पूर्ति। तो यह तकनीकी जटिलता की स्थिति में विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह क्या करता है, तकनीकी जटिलता की स्थिति में क्या करता है, विशेषज्ञ आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। क्यों? क्योंकि विशिष्ट कार्यों को संबंधित विशेषज्ञों को सौंपा जा सकता है। क्या होता है, क्योंकि विशिष्ट कार्यों को क्या किया जाता है, संबंधित विशेषज्ञों को सौंपा जा सकता है। तो हमारे 5 विशेषताएं हैं जो हमारे प्रत्यायोजन विशेषता का महत्व है, जो हम देख सकते हैं। पहला, कार्यभार में कमी होती है इससे। दूसरा, नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। तीसरा, लचीलेपन में वृद्धि होती है। चौथा, समय और धन की बचत होती है। पांचवा, विशेषज्ञ आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अब हम देखेंगे प्रत्यायोजन के प्रकार। प्रत्यायोजन को विभिन्न आधारों के कई भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से आधार है? पहला, स्थायी और अस्थायी प्रत्यायोजन की बात करें। स्थायी और अस्थायी प्रत्यायोजन की बात करें तो स्थायी प्रत्यायोजन किसे कहेंगे, अधीनस्थ व्यक्ति या संस्था को स्थायी रूप से उच्च अधिकारी के द्वारा सत्ता या कार्य सौंपा जाता है। जब क्या अधीनस्थ व्यक्ति या संस्था को क्या किया जाता है कि स्थायी रूप से उच्च अधिकारी के द्वारा सत्ता या कार्य सौंपा जाता है, तो इसे स्थायी प्रत्यायोजन कहेंगे। अस्थायी मतलब कुछ समय के लिए या किसी विशिष्ट परियोजना के लिए किया गया प्रत्यायोजन अस्थायी प्रत्यायोजन कहलाता है, जो कुछ समय के लिए किया जा सकता है या किसी विशिष्ट परियोजना के लिए किया जा सकता है। दूसरा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन। प्रत्यक्ष प्रत्यायोजन किसे कहेंगे, अधिकार देने और अधिकार लेने दोनों के बीच में कोई मध्यस्थ नहीं होता, मतलब सीधा सीधा प्रत्यायोजन होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष प्रत्यायोजन कहेंगे। दूसरा, अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन। तो इस प्रत्यायोजन में मध्यस्थ के माध्यम से अधिकारों का हस्तांतरण किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इस प्रत्यायोजन में मध्यस्थ के माध्यम से अधिकारों का हस्तांतरण किया जाता है। अब हम देखेंगे सामान्य और विशिष्ट प्रत्यायोजन। तीसरा आता है सामान्य और विशिष्ट प्रत्यायोजन की बात करें। सामान्य प्रत्यायोजन किसे कहेंगे, एक कार्य से संबंधित सभी क्रियाएं सौंपना सामान्य प्रत्यायोजन कहलाता है, जहां अधीनस्थ को उस कार्य के सभी पहलुओं की जिम्मेदारी दे दी जाती है। जहाँ क्या किया जाता है, अधीनस्थ को उस कार्य के संबंध में सारी जिम्मेदारियां दी जाती है, उसे सामान्य प्रत्यायोजन कहते हैं। विशिष्ट प्रत्यायोजन की बात करें तो संपूर्ण कार्य ना सौंपकर केवल कुछ कार्य या कुछ विशिष्ट गतिविधियां सौंपना विशिष्ट प्रत्यायोजन कहलाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी कार्य के या तो कुछ कार्य सौंपा जाएगा या कुछ विशिष्ट गतिविधियां ही सौंपी जाती है, पूरा कार्य नहीं सौंपा जाता। चौथा आता पूर्ण और आंशिक प्रत्यायोजन। पूर्ण और आंशिक प्रत्यायोजन की बात करें तो पूर्ण प्रत्यायोजन किसे कहते हैं, इस प्रत्यायोजन में किसी भी प्रकार की कोई शर्त नहीं होती तथा अधीनस्थ को कुछ मामलों में निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता होती है। इस प्रत्यायोजन में क्या होता है, किसी भी प्रकार की कोई शर्त नहीं होती और अधीनस्थों को कुछ मामलों में निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता होती है। जैसे राजदूत को अपने देश का प्रतिनिधित्व करने में व्यापक स्वतंत्रता होती है। जो हमारे एम्बेसडर्स होते हैं, जो दूसरे देशों में जाते हैं, उनको अपने देश का प्रतिनिधित्व करने में व्यापक स्वतंत्रता मिलती है। फिर आंशिक प्रत्यायोजन की बात करें तो इस प्रत्यायोजन में प्रत्यायोजन करते समय कुछ शर्तें जोड़ दी जाती है और अधीनस्थों को निर्णय लेने में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है। उन्हें कुछ सीमाओं के भीतर रह के कार्य करना होता है। उन्हें क्या किया जाता है, कुछ सीमाओं के भीतर रह के कार्य करना पड़ता है। तो इसे हम आंशिक या पूर्ण प्रत्यायोजन कहेंगे। फिर आता है हमारा औपचारिक और अनौपचारिक प्रत्यायोजन, जिसे हम लिखित या मौखिक प्रत्यायोजन कह सकते हैं। औपचारिक किसे कहेंगे, लिखित नियम, आदेश और प्रक्रिया के आधार पर किया गया प्रत्यायोजन औपचारिक या लिखित प्रत्यायोजन कहलाता है। यह हमारे स्पष्टता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। जो औपचारिक प्रत्यायोजन होता है, ये क्या करता है, हमारे स्पष्टता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करता है, ये आप याद रखेंगे। फिर आता हमारा कौन सा, अनौपचारिक प्रत्यायोजन।
तो विभिन्न परंपराओं, आपसी सद्भाव, विश्वास और व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर किया जाने वाला प्रत्यायोजन अनौपचारिक प्रत्यायोजन कहलाता है और ये हमारे लिखित नियमों से बंधा नहीं होता। अनौपचारिक प्रत्यायोजन क्या होता है? लिखित नियमों से बंधा नहीं होता और ये किस आधार पर किया जाता है? ये हमारे विभिन्न परंपराओं, आपसी सद्भाव, विश्वास और व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर प्रत्यायोजन किया जाता है। तो प्रत्यायोजन के हमने कुछ प्रकार देखे। पहला प्रकार था स्थायी अस्थायी प्रत्यायोजन, दूसरा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, तीसरा सामान्य विशिष्ट प्रत्यायोजन, चौथा पूर्ण और आंशिक प्रत्यायोजन, पांचवा औपचारिक और अनौपचारिक प्रत्यायोजन, जिसे हम लिखित या मौखिक प्रत्यायोजन भी कहते हैं। अब हम देखेंगे प्रत्यायोजन के सिद्धांत या प्रत्यायोजन करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। हमारे कौन कौन सी बातें? पहली बात आती है हमारे प्रत्यायोजन की जाने वाली विषय वस्तु, कार्य या फिर गतिविधि। इसके समन्वय में स्पष्टता होनी चाहिए। प्रत्यायोजन क्या किया जा रहा है साफ साफ बताया जाना चाहिए। मतलब अधीनस्थ को पता होना चाहिए कि उसे क्या अपेक्षित है, मतलब ये उनसे क्या करवाना चाहते हैं, ये उसको पता होना चाहिए। दूसरा, जिस व्यक्ति को प्रत्यायोजन किया गया है उसे स्थिति का पूर्ण ज्ञान और आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। जो भी जरूरी जानकारी है वो सारी जानकारी उसे होनी चाहिए। तीसरा, प्रत्यायोजन सदैव लिखित में होना चाहिए, विशेषकर औपचारिक संगठनों में, तो ताकि किसी भी प्रकार की अस्पष्टता और विवाद से बचा जा सके। इसलिए प्रत्यायोजन क्या हमेशा लिखित में होना चाहिए। क्यों? लिखित में होने से कोई विवाद नहीं होंगे और अस्पष्टता भी नहीं होती। प्रत्यायोजन किए जाने के साथ ही क्या अधीनस्थों को पर्याप्त मात्रा में अधिकारों का हस्तांतरण भी किया जाना चाहिए। क्या? प्रत्यायोजन किए जाने के साथ ही क्या अधीनस्थों को पर्याप्त मात्रा में अधिकारों का हस्तांतरण किया जाना चाहिए, जिससे वह प्रत्यायोजन से संबंधित गतिविधियों को आसानी से संचालित कर सके। जिससे क्या होगा? वह प्रत्यायोजन से संबंधित जो गतिविधियाँ होती हैं उनको आसानी से संचालित कर सके। अधिकार और उत्तरदायित्व का संतुलन आवश्यक है। क्या? अधिकार और उत्तरदायित्व का संतुलन भी आवश्यक है। फिर अधीनस्थ को केवल एक उच्च अधिकारी के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अधीनस्थ को केवल एक उच्च अधिकारी के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, मतलब आदेश की एकता का सिद्धांत इस पर लागू किया जाना चाहिए। तो अधीनस्थ उच्च अधिकारी को निरंतर संपर्क में रहना चाहिए ताकि फीडबैक और मार्गदर्शन का आदान प्रदान किया जा सके। यदि अधीनस्थ को कोई समस्या आ रही है तो उसका उच्च अधिकारी को बताया जा सके। उच्च अधिकारी को अधीनस्थ के कार्य की समीक्षा समय समय पर करते रहना चाहिए ताकि प्रदर्शन का मूल्यांकन हो सके और आवश्यक सुधार हैं वो भी किए जा सके। फिर प्रत्यायोजन के संबंध में उचित प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए ताकि अधीनस्थ नए कार्य और अधिकारों को प्रभावी ढंग से संभाल सके। ताकि क्या अधीनस्थ क्या कर सके? नए कार्य और अधिकारों को प्रभावी ढंग से संभाल सके। अब हम बात करें प्रत्यायोजन में आने वाली समस्याएं, मतलब प्रत्यायोजन में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। प्रभावी प्रत्यायोजन को कई कारक बाधित कर सकते हैं और वो कौन कौन से कारक हैं उनकी बात करें जो बाधित कर सकते हैं। पहले संगठन की दृष्टि से देखें कौन कौन से कारक। यदि संगठन का नया और छोटा हो, संगठन क्या है नया और छोटा हो, इसकी बात करें तो छोटे और नए संगठन में उच्च अधिकारी अक्सर सभी नियंत्रण क्या करते हैं? अपने पास रखते हैं। यदि संगठन नया हो और छोटा हो तो उच्च अधिकारी क्या करता है? सारे जो नियंत्रण क्या अपने पास ही रखता है। संगठन में समन्वय प्रणाली का अभाव, मतलब कि खराब समन्वय प्रणाली क्या प्रत्यायोजन को कठिन बना देती है। जब उच्च अधिकारी अधीनस्थ से बात ही नहीं करता तो वो प्रत्यायोजन कैसे करेगा और फिर कंट्रोल भी नहीं कर सकता। संगठन का भौगोलिक दृष्टि से अधिक फैलाव होना, दूर दराज के स्थानों पर बिखरे संगठन में नियंत्रण और निरीक्षण करना बहुत ज़्यादा कठिन कार्य होता है। कर्मचारियों की दृष्टि से देखें तो उच्च अधिकारी की दृष्टि में बाधाएं की बात करें, कौन कौन सी बाधाएं आती है प्रत्यायोजन करते समय। तो बात करें उच्च अधिकारी की दृष्टि में, पहली बाधा आती है उच्च अधिकारी का घमंडी होना। कुछ अधिकारी अपनी शक्ति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घमंडी होते हैं। दूसरा, भावनात्मक रूप से परिपक्व नहीं होना, मतलब असुरक्षा नियंत्रण होने का डर रहता है उन्हें। तीसरा, अधीनस्थों में अविश्वास, मतलब उन्हें लगता है कि उनका जो अधीनस्थ जूनियर है वो किसी लायक की नहीं है, मतलब उच्च अधिकारियों को लगता है कि अधीनस्थ कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। फिर आत्मविश्वास में कमी, मतलब खुद की, तो उच्च अधिकारी को लगता है कि अगर वह कार्य सौंपेगा तो उसकी प्रासंगिकता कम हो जाएगी, मतलब लोग उसे मानना बंद कर देंगे, उसके पास तो कोई काम बचेगा ही नहीं। फिर नियंत्रण खोने का डर, उच्च अधिकारी यह सोचता है कि प्रत्यायोजन से क्या होगा? नियंत्रण गायब हो जाएगा, मतलब उसका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। फिर आलोचना का भय, यदि अधीनस्थ गलती करते हैं तो उच्च अधिकारी को आलोचना का डर रहता है, क्योंकि जो उनके जूनियर गलती करेंगे तो उनको लगता है कि जो अधिकारी है उसको ये लगता है कि उसकी आलोचना हो सकती है, इसलिए वो देता ही नहीं है। फिर अधीनस्थों की दृष्टि में बाधाओं की बात करें तो पहल की भावना न होना। क्या? पहल की भावना न होना की बात करें तो अधीनस्थ नया कार्य जिम्मेदारी लेने से हिचकिचाते हैं, उन्हें लगता है काम ज़्यादा हो जाएगा। फिर आत्मविश्वास में कमी, उन्हें लगता है कि वे कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रत्यायोजित नहीं करते हैं।
अतिरिक्त कार्यभार का भय, तो उन्हें लगता है कि प्रत्यायोजन से उनका काम बढ़ जाएगा। प्रत्यायोजन मतलब सीनियर का काम लेना। फिर गलती करने का डर, तो अधीनस्थ गलती करने और उसके लिए दंडित होने से डरते हैं। अधीनस्थ क्या होते हैं? गलती करने और उसके लिए दंडित होने से डरते हैं। और फिर आवश्यक जानकारी का अभाव, उन्हें लगता है कि उनके पास कार्य करने के लिए पर्याप्त जानकारी या संसाधन नहीं है, इसलिए अधीनस्थ प्रत्यायोजित अधिकार और कार्य दोनों ही लेना नहीं चाहते। तो इस तरह एक लेक्चर के जरिए हमने प्रत्यायोजन के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।